हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी भी कहते हैं। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज हम इसे कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या वीएससीपीआर की डीमेरिट्स थी जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सही करी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसका आंसर लेके आई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वीएससीपीआर थ्योरी हमें ज्योमेट्री और शेप बताने के लिए यूज़फुल थी। तो वीएससीपीआर थ्योरी हमें ज्योमेट्री तो बता रही थी सिंपल मॉलिक्यूल्स की, पर वो हमें थ्योरेटिकली उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी, और ना ही उसके कोई ज़्यादा इतने खास एप्लीकेशंस थे, उसके कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस थे। तो इन्हीं गलतियों को, इन्हीं लिमिटेशंस को सही करने के लिए हमारे पास आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे इंट्रोड्यूस किया था हिटलर और लंदन ने। ये वो वाला हिटलर नहीं है 1927 में इसको डेवलप किया था, और डेवलप किया गया था इसको पोलिंग्स के द्वारा। तो हम इस डिस्कशन में पढ़ेंगे कि जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किस किस पर बेस्ड है। जैसे कि वो बेस्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, और किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीएससीपीआर थ्योरी हमें थ्योरेटिकली नहीं बता पा रही थी, तो सबसे पहले हम इसका एक एक्सप्लेनेशन लेंगे थ्योरेटिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों वीएससीपीआर थ्योरी फेल थी। तो कंसिडर कीजिए कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है और वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे। आप जानते हैं दो हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में तो पढ़ा नहीं है, तो हमारे पास तो यही एक इमेज है कि किस तरीके से एटम बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे यहाँ प्रोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्रोटॉन खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे ही इसको ये खींचेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। क्योंकि जब ये पास आएंगे, क्योंकि देखो अगर दूर होंगे तो अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, ना रिपल्शन होगा, क्योंकि दूर होंगे तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। जैसे जैसे पास आएंगे तो इनके अंदर डेवलप होता है न्यू रिपल्सिव फोर्स। उसी तरीके से प्रोटॉन और प्रोटॉन में होगा न्यू रिपल्सिव फोर्स। उसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसे हम बोलते हैं न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे ही ये अट्रैक्ट करेगा इनको एक दूसरे के साथ। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो न्यू रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होता है, उसका मैग्नीट्यूड, जिस वजह से ये दोनों पास आएंगे। ये से खींचेगा, ये से खींचेगा, दोनों पास आएंगे। पास आएंगे तो बॉन्ड बनाएंगे और मिनिमम एनर्जी में आ जाएंगे, जिस वजह से ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये था थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन किसी भी बॉन्ड बनने का, और ये हमें वीएससीपीआर नहीं दे रहा था। अगर आपने वीएससीपीआर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाइए और मेरी वीडियो को देखिए और एक्सप्लेनेशन पाइए। तो अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की। जैसे कि अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि एक प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया। पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पर इस तरीके से बात नहीं करते। आपने पढ़ लिया होगा पीछे कि बोर का मॉडल क्यों फेल हुआ था, इसी वजह से तो हमारे क्वांटम मॉडल आए थे। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे ऑर्बिटल्स की। तो ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड जो बनते हैं वो बनते हैं ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से। तो हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनते हैं। तो कौन सी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेगी, किस तरह से ओवरलैप करेगी, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है, ये हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से अगर मैं इसे पॉजिटिव मानूं, ये नेगेटिव होगा। तो ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पाने की, मतलब जहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, वो एक 3D स्पेस होता है, यानी कि एक 3D वेव ही है वो भी। तो इस ऑर्बिटल को अगर मैं इस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कराऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेम साइन वाले ही ओवरलैप करेंगे। जैसे कि ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा, और इस नेगेटिव वाला ये इस नेगेटिव के साथ में ओवरलैप करेगा। तो यानी कि यहाँ साइन का एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है जो हमें याद रखना है। तो हम बात करेंगे कि कितने टाइप की ओवरलैपिंग्स होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो होती हैं एस ऑर्बिटल,
p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, है ना। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, कुछ ऐसी। और जो p ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डम्बल शेप, ऐसी। ठीक है। तो अब जो हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे वो हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे s और s ओवरलैपिंग, s और p ओवरलैपिंग, p और p ओवरलैपिंग। तो इसके अंदर होता क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे s और s ओवरलैपिंग। इस केस में दो हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स, यानी कि मान लीजिए मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूँ। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 1s1। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है उसकी होगी 1s1, यानी कि इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये ऑर्बिटल्स s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो बनेगा H2, ऐसे बॉन्ड बन गया। तो इसी को हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में पढ़ेंगे कि किस तरीके से s और s ओवरलैपिंग होगी। तो हमारा एग्जांपल वही रहेगा हाइड्रोजन वाला। तो हाइड्रोजन की ये s ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फिल्ड है, जब ये दूसरे s ऑर्बिटल के साथ 1s1 1s1 मिलेगी तो कैसा आएगा? ये कुछ ऐसा आएगा। इसकी ये ऑर्बिटल इसकी ऑर्बिटल के साथ की ओवरलैप, थोड़ा मैं इसे बना देता हूँ, ओवरलैप, और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो ये जो s और s की ओवरलैपिंग हुई इसे हम कहते हैं s ओवरलैपिंग। और ध्यान रहे इसमें केवल हाफ फिल्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब जो बात इम्पोर्टेंट है और समझने वाली है कि जब भी s और s ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। इसका डिनोट कैसे करते हैं हम इसको? इस साइन से, सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो ये तब आता है जब दो ऑर्बिटल्स हेड ऑन, यानी कि ऐसे हेड ऑन ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करती हैं तब जो आता है बॉन्ड उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। पढ़ेंगे s और p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं sp ओवरलैपिंग। तो sp ओवरलैपिंग में हमारे पास रहेगी एक s ऑर्बिटल और वो ओवरलैप करेगी एक p ऑर्बिटल के साथ में, और दोनों ऑर्बिटल्स कैसी रहेंगी? हाफ फिल्ड। ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साथ कैसे s जब भी मतलब जो हमारी s ऑर्बिटल है वो जब भी किसी के साथ में ओवरलैप करती है तो वो कैसे करेगी? वो करेगी हेड ऑन। हेड ऑन मतलब ऐसे। तो इसका तो स्फेरिकल शेप है, कहीं से भी करे हेड ऑन ही होगा। जो p ऑर्बिटल है वो कैसे करेगी? वो इस तरीके से करेगी जैसे कि ये बनाया गया है। तो अब इसका और ओवरलैपिंग कैसे होगा? ओवरलैपिंग होगा ऐसे, कुछ इस तरह। और यहाँ पर क्योंकि मैं मान लूँ अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि sp ओवरलैपिंग भी हेड ऑन है तो इसके अंदर बॉन्ड कौन सा बनेगा? हमने भी बताया था जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तब जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड है? ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे pp ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग में एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल दूसरे हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगी। ठीक। जो हमारी s ऑर्बिटल थी वो हमेशा हेड ऑन करती, पर p ऑर्बिटल जो है वो कभी ऐसा हो सकता है कि हेड ऑन करे और सिग्मा बॉन्ड बनाए, कभी ऐसा हो सकता है कि वो साइड वाइज, यानी कि ये अभी हॉरिजॉन्टली है, अगर मैं इसे वर्टिकली खड़ा कर दूं तो इसको वर्टिकली खड़ा कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, इसे हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अभी तो ये हेड ऑन ओवरलैप कर रही हैं, तो हम हेड ऑन ओवरलैप का केस देख रहे हैं।
तो जब ये हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसे, ठीक। और क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, अगर मैं इसे ऐसे मानूँ, इसे ऐसे मानूँ, तो ये हो जाएगा ये। और क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं पी और पी ओवरलैपिंग की, पर इन द केस ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो चलिए अब हम पी और पी ओवरलैपिंग का साइड वाइज केस देखते हैं, जब वो साइड वाइज ओवरलैप करती है। तो पी ऑर्बिटल, एक ये पी ऑर्बिटल कौन सी, हाफ फील्ड, जब इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगी तो किस तरीके से ओवरलैप करेगी, ये ओवरलैप करेगी, ये हिस्सा इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये पोर्शन इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे। और जनरली क्योंकि ऐसे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अभी आपने देखा मुझे भी हुई, तो हम इसे जनरली इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि ये ऊपर का पोर्शन हो गया और ये नीचे का पोर्शन ऐसे ओवरलैप हो गया। तो ये हुई पी पी ओवरलैपिंग इन दिस साइड वाइज ओवरलैपिंग। और जब भी पी और पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो क्या यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, नहीं, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड आएगा, नहीं, तो कौन सा बॉन्ड आएगा, तो जो बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी, सॉरी, जो बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से आता है उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, पाई, ये वाला पाई, पाई बॉन्ड, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा की पाई। तो हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की, कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी बॉन्डिंग होगी किसी भी दो एटम्स के बीच में या ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, तो वहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि जब भी कभी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड्स बने हैं, या जो मेन पॉइंट है किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ का वो ये होता है कि कितने एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग हुई है। जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, यानी कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई मानिए, तो अगर वो ऐसे हुई तो वो आसानी से टूट जाएगा, पर अगर वो इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई, ज़्यादा एक्सटेंट तक हुई, तो अब उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, कि कितने एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग हुई। अब अगर आप देखें एस और पी या एस एस या पी पी ओवरलैपिंग के अंदर, जहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, वहाँ पर इस तरीके से जा रहा है ओवरलैपिंग में, पर जहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पर सिर्फ इतना इतना ही तो ओवरलैप हो रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि किस में ज़्यादा एक्सटेंड तक होगी ओवरलैपिंग, किसके किसके अंदर ज़्यादा ओवरलैप करेंगी, एस एस या पी पी, वो भी साइड वाइज, यानी कि या तो हेड ऑन या साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, उसकी एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इतना स्ट्रेंथ में ज़्यादा नहीं होता जितना कि सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अब जो आपको बात यहाँ पे सीखने वाली है वो ये, एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ पर कार्बन और ऑक्साइड के मतलब ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर जो पहला बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड जैसे कि मैंने ये पहला बॉन्ड माना, तो ये हमेशा सिग्मा होगा। सिग्मा किसी भी बॉन्डिंग में जितने भी बॉन्ड्स हैं, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो उसमें पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, और वही आखिरी, यानी कि उसके अंदर फिर सिग्मा नहीं होगा, सिग्मा सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा उसके अंदर, और बाकी जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको जाननी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात इस पे करती है कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसे हमने देखा, ऑर्बिटल्स के ऊपर उसने बात की, इसने डीमेरिट्स को ठीक किया वीएससीपीआर की। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है।
तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमी रह गई थी जो हाइब्रिडाइजेशन की आने की ज़रूरत पड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।